प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम ई व्याख्यान के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं तथा काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जायसी जो भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेम मार्ग के धीर, गंभीर एवं अनन्य आराधक मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के जगमगाते हुए रत्न हैं। प्रेमाश्रय शाखा के प्रवर्तक जायसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने मुसलमान होते हुए भी हिंदू कथा को अपने काव्य का आधार बनाया। सूफी कवि जायसी का भावुक हृदय प्रेम की पीर और विरह वेदना में पूर्णतया निमज्जित है। प्रेम को ईश्वर का रूप सिद्ध करने वाले जायसी सदियों तक काव्य क्षेत्र में अपना आलोक फैलाते रहेंगे। प्रेम की पीर के अमर गायक कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म संवत 1550 में जायस में माना जाता है। उन्होंने आखिरी कलाम ग्रंथ में अपने जन्म का संकेत दिया है। भा अवतार भोर नवसदी 30 बरस ऊपर किब बदी। कुछ विद्वानों ने गाजीपुर को और कुछ ने जायस नगर को इनका जन्म स्थान माना है। जायस नगर मोर स्थानु कहकर जायसी ने स्वयं जायस को अपना निवास स्थान कहा है। उनके पिता का नाम शेख ममरेज था। माता का नाम ठीक से पता नहीं चल पाया है। जब जायसी बच्चे ही थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अनाथ बालक साधु संतों की संगति में ही पला। सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर शेख मोहदी इनके गुरु थे। जायसी की शिक्षा के संबंध में कुछ अधिक पता नहीं चलता है, परंतु यह निश्चित है कि जायसी बहुत विद्वान थे। उन्होंने वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन और हठयोग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया था। जायसी जन्म से मुसलमान भले ही हों, किंतु हृदय से हिंदू ही थे। इसका जीवंत प्रमाण इनकी कृति पद्मावत है। पद्मावत प्रेम प्रधान महाकाव्य है और इसमें इतिहास और कल्पना का तुल्य योग है। जायसी प्रेम के दीवाने थे। प्रेम मार्ग का प्रवीण पथिक होकर भी जायसी ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलाने का
दोनों की संस्कृतियों को मिलाकर एक नई संस्कृति बनाने का कार्य किया। वे मुसलमान तो थे किंतु कट्टर नहीं थे। इन्होंने साधु और संत का समागम किया था। जायसी ने संसार को देखा भी था और समझा भी था। जायसी एकेश्वरवादी होकर भी अद्वैतवादियों की तरह आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। जायसी कुरूप थे। चेचक के प्रकोप से उनकी बाईं आंख और कान बचपन में ही चले गए थे। कहा जाता है कि शेरशाह बादशाह उनके रूप को देखकर हंस पड़ा था। तब उन्होंने कहा था, मोही का हंससी के को हरही, अर्थात तुम मुझ पर क्या हंसे हो, अथवा उस कुम्हार यानी ईश्वर पर जिसने मुझे बनाया है। यह सुनकर बादशाह बहुत लज्जित हुआ। जायसी गाजीपुर और भोजपुर के राजा के आश्रय में रहते थे। बाद में वे अमेठी के राजा मान सिंह की अनुनय विनय पर उनके दरबार में चले गए। अमेठी के पास के वन में ही वे रहते थे। संवत 1599 अर्थात सन 1542 ईस्वी के लगभग उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। जायसी की रचनाओं के विषय में विद्वानों में मतभेद है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जायसी के निम्नलिखित ग्रंथ माने जाते हैं। अखरावट, इस ग्रंथ में ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि पर जायसी के सैद्धांतिक विचार व्यक्त हुए हैं। आखिरी कलाम, इसमें कयामत यानी प्रलय का वर्णन किया गया है। पद्मावत, इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जायसी की कई अन्य रचनाएं भी स्वीकार की जाती हैं, परंतु वे अनुपलब्ध हैं। जायसी की रचनाओं में वेदांत के प्रतिबिंबवाद का भी आभास मिलता है। जायसी की वृत्ति खंडनात्मक न होकर के मननात्मक थी। वे सूफी थे और इस मत के पूजक होने के नाते वे निर्गुण ईश्वर, अलौकिक सौंदर्य, अनंत गुणों और अनंत शक्ति से पूर्ण ब्रह्म के उपासक थे। अब आगे हम जायसी की काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। काव्यगत विशेषताओं में मुख्यतः दो पक्ष आते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष
प्रेम मार्गी शाखा के कवि जायसी के अनुसार प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि जायसी के अनुसार ब्रह्म निराकार है और उसकी प्राप्ति प्रेम द्वारा की जा सकती है। जायसी की भक्ति भावना में प्रेम को प्रमुख स्थान प्राप्त है। उनका ईश्वर घट-घटवासी और निर्गुण है, वह अगम्य है, उसका वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। उनकी भक्ति में अद्वैतवाद, अवतारवाद तथा विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत दृष्टिगत होते हैं। अद्वैतवाद का उदाहरण देखा जा सकता है। आपहु ही कागद, आप मसीह, आपहु ही लेखन हारा। जायसी ने अपने प्रेम मार्ग के सिद्धांतों का प्रतिपादन पद्मावती तथा राजा रत्नसेन के माध्यम से किया है। पद्मावत में उन्होंने पद्मावती को प्रेमिका और राजा रत्नसेन को प्रेमी माना है। पद्मावती की लौकिक कथा के माध्यम से जायसी ने अलौकिक ब्रह्म का वर्णन किया है। रहस्यवाद, जायसी में उच्च कोटि का रहस्यवाद उपलब्ध है। उनका रहस्यवाद भावात्मक है। संपूर्ण प्रकृति में उन्हें अलौकिक सत्ता का आभास होता है। उन्होंने परमात्मा को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया है। पद्मावत में पद्मावती को परमात्मा का स्वरूप माना गया है तथा राजा रत्नसेन को आत्मा का स्वरूप और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदैव व्याकुल रहती है। पद्मावती के सौंदर्य चित्रण में कवि ने परमात्मा की ओर संकेत किया है। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। जायसी में साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। उनमें हठयोग की साधना का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यथा नव पौरी बाकी नवखंडा, नवा जो चढ़े जाई बरमंडा। फिर भी जायसी ने साधनात्मक रहस्यवाद की अपेक्षा भावात्मक रहस्यवाद को अधिक महत्व दिया है। उनका रहस्यवाद रमणीय है और भावुकता के गुण से परिपूर्ण है। श्रृंगार वर्णन, जायसी श्रृंगार वर्णन में सबसे आगे हैं। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। पद्मावती के सौंदर्य वर्णन में कवि की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिलता है। उन्होंने नक्षिक, षड्ऋतु एवं मिलन प्रसंगों का अतिशयोक्तिपूर्ण, अलंकारिक तथा मनोहारी वर्णन किया है। एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। सस्य मुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झांप लीन चहु पासा। जायसी को वियोग श्रृंगार में अधिक सफलता मिली है। नागमती का विरह हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है। उनके विरह में संपूर्ण पृथ्वी रंग गई है। पति के प्रवासी हो जाने पर नागमती अनाथ एवं दुखी हो गई।
वह सोचती है कि वे स्त्रियां धन्य हैं जिनके पति उनके पास हैं। उदाहरणार्थ, जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। इस विरह वर्णन में चिंता, दैन्य, निर्वेद, विषाद, शंका, स्मृति, व्याधि आदि सभी स्थितियों का हृदयग्राही चित्रण है। लोक संस्कृति का अंकन। जायसी ने पद्मावत में लोक संस्कृति और लोक जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हिंदू जीवन की पारिवारिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का उदारतापूर्वक वर्णन किया है। प्रकृति चित्रण। श्रृंगार वर्णन में जायसी ने विविध प्राकृतिक दृश्यों को भी बड़ी तन्मयता से प्रस्तुत किया है। विरह प्रसंग में षड्ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन अत्यंत हृदयग्राही है। प्रकृति को इन्होंने संदेश वाहक के रूप में भी प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ, नागमती कहती है, पीयूषो कहू संदेशणा, हे भौरा हे काग, शोधन विरह जरि मुई, तेई का धुबा हम लाग। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। जायसी ने विविध वर्णों में अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है। उन्होंने पद्मावती के सौंदर्य और नागमती के विरह वर्णन का अतिशयोक्तिपूर्ण यानी कि बढ़ा चढ़ा करके उसका विरह का वर्णन किया है। सूफी प्रभाव। जायसी ने भारतीय प्रेम पद्धति को स्वीकार किया है, परंतु मुसलमान होने के कारण उनके काव्य पर सूफी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके काव्य में यत्र तत्र फारसी का प्रभाव दृष्टिगत होता है। कला पक्ष। भाषा। जायसी ने बोलचाल की अवधी भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में ग्रामीण पुट है, कहीं कहीं शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। अरबी फारसी के शब्दों का कहीं कहीं प्रयोग है। समग्र रूप में इनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण है। शैली। जायसी ने फारसी की मसनवी शैली में काव्य सृजन किया है। काव्य की दृष्टि से उन्होंने प्रबंध शैली को स्वीकार किया है। पद्मावत एक श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य में चरित काव्य शैली, अनुक्ति शैली और प्रतीकात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। छंद। जायसी ने चौपाई और दोहा छंद में काव्य की रचना की है। बाद में तुलसी ने भी इन्हीं छंदों को स्वीकार किया है। अलंकार। जायसी ने उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अन्योक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया है। निष्कर्षतः जायसी के लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रेम की पीर के अनन्य साधक जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनका पद्मावत हिंदी साहित्य का प्रथम और सरस महाकाव्य है। उन्होंने जिस प्रबंध पद्धति को स्वीकार किया है उसका प्रभाव आगे के कवियों पर भी पड़ा है। तुलसी ने इसी शैली में रामचरितमानस की रचना की है। मीरा और महादेवी पर भी उनकी प्रेम पद्धति का प्रभाव देखा जा सकता है। समग्र रूप में
जयसी महान हैं, उनका काव्य भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से उत्तम है। धन्यवाद।